एक टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक। 1 घंटा की क्लास है, 10 मिनट तो निकल गई है, 50 मिनट ही है ना। देखो, भूकंप का जो अध्ययन होता है उस भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और जो भूकंप मापक यंत्र होता है, कितनी तीव्रता है भूकंप की, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। जिससे भूकंप की तीव्रता का मापन हो उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, और भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। अब भूकंप के संबंध में आप देखोगे तो कुछ बिंदु हैं, जैसे एक भूकंप मूल होता है जिसको अवकेंद्र कहते हैं। तो अवकेंद्र होता है, एक अधिकेंद्र होता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि यहाँ से अपने ऐसे माने तो ये मान लो कि ठीक है, और अरे देख लेने कोई 3D क्या करोगे। यहाँ मान लो भूकंप उत्पत्ति हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे भूकंप उत्पत्ति हुई ना, तो जैसे भूकंप उत्पन्न होगा, जैसे आप ये मानो आपने पत्थर लिया, साउंड थोड़ा बढ़ा दो यार, इधर कौन सा बंद होगा। जैसे आपने पत्थर लिया, पत्थर लेकर आपने पानी में फेंका, तो मान लो कि वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, कोई विचलन हुआ कहीं पर, और उससे क्या उत्पन्न हुई? धाराएं, तरंगें उत्पन्न हुई। ऐसी पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी जब कोई टक्कर होती है दो प्लेटों की, या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और वह ऊर्जा जो है किसके रूप में निकलती है? तरंगों के रूप में। और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है जिस बिंदु से, उसको कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं? भूकंप मूल। तो इसको बोलते हैं भूकंप मूल बोलते हैं, अंग्रेजी में फोकस कहा जाता है। ये भूकंप मूल होता है, या इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं अवकेंद्र। क्या कहते हैं? है ना, अवकेंद्र, फोकस, या फिर इसको बोलते हैं हाइपो सेंटर। क्या बोलते हैं? हाइपो सेंटर, हाइपो सेंटर बोलते हैं। अब यहाँ से तरंगे निकलेंगे, तरंगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलेंगे चलेंगे, और इस भूकंप मूल के ठीक 90 डिग्री पर, ये ऊपर का पृष्ठ है, ये आंतरिक भाग है, तो पृष्ठ के ऊपर जहाँ सबसे पहले धाराएं प्राप्त होती है, तरंगे प्राप्त होती है, इसको कहते हैं अधिकेंद्र या एपी सेंटर। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, या इसको बोलते हैं एपी सेंटर। इसको एपी सेंटर बोलते हैं, अधिकेंद्र या फिर एपी सेंटर। समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो उसको फोकस या भूकंप मूल, या उसको अवकेंद्र कहते हैं, हाइपो सेंटर। उस अवकेंद्र या भूकंप मूल के ठीक 90 डिग्री पर धरातल का वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंप की तरंगें पहुंची, उसको कहते हैं अधिकेंद्र, एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। आई बात समझ में? और एपी सेंटर से और फिर तरंगें चारों तरफ धरातल के ऊपर फैलना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ऐसे भूकंप की तरंगें फिर फैलना शुरू हो जाती है ना, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे धरातल के ऊपर। अब देखो, अब जब पत्थर फेंकते हैं तो ऐसा तो नहीं केवल एक ही लाइन निकलती है, ऐसा तो नहीं। एक निकली, एक लेयर के बाद में, एक लहर के बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, कई तरंगें निकलती हैं। डिपेंड करेगा कि भाई पत्थर कैसा था। बड़ा पत्थर था तो ज्यादा देर तक कई सारी तरंगें, छोटा पत्थर होगा कम, वहां पर फोर्स लगेगा तो कम, ऐसे ही होगा। तो पहली बार जो तरंग उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं पी, प्राइमरी। प्लेट टक्कर हुई, प्लेट टूटी, रगड़ लगी प्लेटों में, कुछ एक्टिविटी हुई, पहली बार जो तरंग उत्पन्न हुई उसको प्राइमरी या पी वेव कहते हैं, प्राइमरी या पी वेव। समझ में आई बात? और पी के बाद जो भी तरंग आएगी वो एस कहलाती है। पी के बाद कौन सी होती है? एस। तो भूकंप में दो प्रकार की तरंगें, एक तो आंतरिक भाग में जो चलती है, और एक होती है जो आपकी धरातल के ऊपर चलती है। तो भूकंप की तरंगों को दो भागों में हम बांटते हैं। भूकंप की जो तरंगें हैं उन भूकंप की तरंगों को दो भागों में बांटते हैं। एक भूकंप की तरंगें जो कायिक तरंगें होती, कायिक तरंगें, ये आंतरिक तरंगें, इनको हम कहते हैं बॉडी वेव्स कहते हैं, बॉडी वेव्स कहते हैं। और दूसरी तरंगें होती हैं जिनको कहते हैं अपने धरातलीय, जिनको हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। धरातलीय तरंगें, या इनको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स बोलते हैं, सरफेस वेव्स बोलते हैं। तो एक कायिक तरंगें हैं और एक आपकी धरातलीय तरंगें। कायिक तरंगों में दो होती हैं जो अंदर की तरफ है, एक पी तरंग और एक कौन सी है? एस तरंग। एक पी तरंग और कौन सी? एस। धरातलीय तरंग में केवल एक तरंग है, इसका नाम है एल तरंग, या इसको बोलते हैं लव वेव। एस डी लव एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया, इसलिए नाम पड़ा लव वेव पड़ी। ठीक है ना। तो तीन प्रकार की तरंगें होंगी, पी, एस और एल। पी और एस तरंग पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में, और एल तरंग पृथ्वी के धरातल के ऊपर। आई बात समझ में? सबसे घातक जो तरंग होती है वो एल होती है। धरातल पे चलेगी वो घातक होगी, सिंपल सी बात है। आंतरिक भाग में थोड़ी कोई नुकसान करे कोई तरंग, तो सबसे घातक होती है वो एल होती है। और सबसे तेज होती है कौन सी होती है? पी तरंग, पी तरंग होती है। ठीक है। पी सबसे पहले उत्पन्न होती है, पी सबसे तीव्र होती है, और पी सबसे कम नुकसान भी करती है। सबसे बाद में जो उत्पन्न हुई है वो कौन सी? एल। सबसे बाद में तो नहीं कह सकते हैं, अब इसको ये कह सकते हैं पी के बाद जो उत्पन्न होती है। भाई पी के बाद दोनों ही उत्पन्न हो जाती है, पी के बाद एक तो एस भी आती है और एल भी। अब वास्तव में एल तरंग कैसे बनती है उसको समझो आप एक बार। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये धरातल मान लो, ये धरातल है, ये पृथ्वी के नीचे का भाग है, तो यहाँ पर तरंग उत्पन्न हुई, ये निकली ऐसे चली, यहाँ से चलती चलती, और यहाँ से निकल करके ये तरंग यहाँ पहुंची, ये तरंग यहाँ से ऊपर यहाँ पहुंची, तो आंतरिक भाग से चल रही, मान लो 40 किलोमीटर गहराई से चल रही, जैसे धरातल पर टकराई तो ये धरातल के साथ फैल गई। समझे नहीं समझे? तो पी तरंग का और एस तरंग का जब धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन, अन्योन्य को क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन मतलब बातचीत। अंदर से आंतरिक भाग से या कायिक तरंग, आंतरिक तरंग या पी और एस तरंग जब ऊपर धरातल पर आकर टकराती है या अधिक केंद्र पर पहुंचती है, तो अधिक केंद्र पर पहुंचकर धरातल के समांतर चलना शुरू कर देती है, और जब धरातल के समांतर चलना शुरू करती है तो इनको बोलते हैं एल तरंग या धरातलीय तरंग। तो पी और एस धरातल से क्रिया करके नई तरंग कौन सी बनाती है? एल। आई बात समझ में? पी तरंग केवल मतलब पी तरंग ऐसी तरंग है जो ठोस माध्यम में भी गति करती है, द्रव में भी गति करती है और गैस में भी। तो पी तरंग ऐसी तरंग जो सब में गति करती है, चाहे कोई सभी माध्यम हो। पी ऐसी तरंग जो सभी माध्यमों में क्या करती है? गति करती है। लेकिन एस तरंग केवल ठोस में, एस केवल ठोस में। इसकी स्पीड लगभग 7, 8, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ना, ऐसा नहीं होता है। वो स्पीड डिपेंड करती है कि वहां पर किस प्रकार से प्लेटों की टक्कर हुई है, लेकिन औसत रूप से ये 10 किलोमीटर के आसपास होती है। वो डिपेंड करेगा दो प्लेटें किस प्रकार की टक्कर हुई, टक्कर आमने सामने हुई, प्लेट टूटी या प्लेटों में समांतर गति हुई। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो पी तरंग, एस तरंग, और क्या बता रहा था, भुलवा दिया। अच्छा हाँ, तो एस केवल जो है ना, एस केवल केवल किस में आती है? ठोस में। एस केवल ठोस में। अब एक छोटी सी जानकारी हो रही है, इसको समझ लो। ये सबसे नुकसान कौन करती है? एल। 2 या 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं घंटे में डुबो दोगे, हाँ प्रति सेकंड, 2-3 किलोमीटर प्रति
मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड में तो 1 सेकंड में तो 3 किलोमीटर चली जाती है कि नहीं? स्पीड ज्यादा रहेगी तो ठीक है, स्पीड कम घातक होती है, क्योंकि वेव जो है, अरे भाई धरातल के ऊपर ऐसे 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 करती है, ऐसे ऐसे करती है, तो जितनी देर चलेगी उतना नुकसान करती जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? ये बहुत डिस्टर्ब करती है, ये जो बैठते हैं ना इनके ग्रुप में। मैंने पूरे बैच के दौरान नोटिस किया है, तो इतनी बातून है, मतलब खुद तो लग जाएगी, लेकिन एक दो को लेकर डूबेगी जरूरी, पक्की बात मैं बता रहा हूँ, पक्का एक आदमी को लेकर डूबेगी। ये खुद लग जाएगी नौकरी। मैं कई दिनों तक सोच रहा था कहूँ कि नहीं कहूँ, कहूँ कि नहीं कहूँ, तो मुझे आज मैं कह ही देता हूँ इसको। आगे बैठे बैठे हाँ, बात मत करना, बहुत ज्यादा बात करती है। पिताजी क्या करते हैं, मास्टर है क्या, टीचर है पिताजी हैं? अच्छा ठीक है, तो फिर भी मतलब बात नहीं करनी है ना? जमीन वमीन ज्यादा है क्या तुम्हारे? हैं? जमीन ज्यादा है, जमीन कितना खेत है? हाँ हाँ, तो मतलब ये है टेस्ट, क्या है ये है मेंटल, और ये है आपका कौन सा कोर, टेस्ट मेंटल और कोर। अच्छा ये अच्छा सुनो सुनो सुनो, ना ना अभी बच्चा कौन था एक बार बताओ, ईमानदारी से बताओ कौन? देखिए इस लाइन में था, ये जो रेड शर्ट पहन के बैठा है, ये कैप, इसको खड़ा करना कैप लड़के को, अरे ये कैप का सिर नीचे करके बैठा है, अरे वो नहीं, ये ग्रे ग्रे कैप लगा रखी है। हाँ खड़ा हो, तूने कहा था ना अभी सोल, तूने सोल किया था ना अभी, इससे भी आ गया क्या? बैठ जाओ, याद मत करा करो ना। एक बात को समझो, एक बात को समझो, आप इस पे जान दो पहले। इसमें आंतरिक संरचना में मैंने आपको बताया था, मैंने आंतरिक संरचना बताया था, एक हिस्सा ऐसा होता है जो द्रव होता है, किसके रूप में होता है? द्रव, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो देखो ऊपर क्रस्ट के 2 पार्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मेंटल के 2 पार्ट है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, कोर में 2 पार्ट, आउटर कोर और इनर कोर, ऐसा है कि नहीं? तो ये है, आप देखो कि आउटर जो कोर है ओसी, इसकी बात करेगा तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और लिक्विड फॉर्म में है, अब मान लो यहाँ से कोई तरंग उत्पन्न हुई आपकी, और ये मान लो आपकी कौन सी है? पी। तो पी तरंग तो क्या करेगी कि पी तरंग तो आपकी जो है गुजर जाएगी, सबसे गुजर जाएगी, लेकिन जब एस तरंग आपकी आएगी, तो एस तरंग जो आपकी होगी ना, एस तरंग, वो एस तरंग आपकी जैसे ही आउटर कोर में एंटर करेगी वैसे ही समाप्त हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी भी पृथ्वी पर एस तरंग आउटर कोर में प्रवेश नहीं करती। आउटर कोर जो कि लिक्विड है उसमें केवल और केवल कौन सी जाती है? पी तरंग जाती है, पी तरंग ही जाती है, ठीक है ना? तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं किसकी? भूकंप की। तुम्हारी परीक्षा के लिए इतना ही है, तो वैसे तो भाई होने को देखो बहुत सारा है, लेकिन तुम्हारे पेपर का जो महत्वपूर्ण है वो यही है। सबसे पहला तो भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, और भूकंप मापक यंत्र सिस्मोग्राफ, और उसके अलावा क्या कहते हैं जो है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? भूकंप मूल, या क्या बोलते हैं उसको? अवकल, भूकंप मूल या अवकल। और जहां भूकंप सबसे पहले प्राप्त होता है इसको अभी, ठीक है, भूकंप मूल से सबसे पहली तरंग उत्पन्न होती है कौन सी? पी। सबसे तेज गति जो है वो किसकी होती है? पी की होती है। सबसे तीव्र गति किसकी है? पी की। हाँ, रोका क्यों है मुझे? लिया था वैसे ही। और पी के बाद कौन सी होती है? एस। पी के बाद कौन सी? एस। और पी और एस तरंगे जब धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, भूकंप के दौरान जो आवाज होती है उसका कारण क्या है? हमने तो कोई सुनी नहीं है भूकंप में आवाज आती है, वो तो प्लेटों की टक्कर की आती है ना? वैसा थोड़ी कुछ होता है ना, ठीक है ना? तो जो धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया होती है पी और एस की, वो कौन सी होती है? एल। सबसे घातक तरंगे कौन सी है? एल। सबसे कम गति किसकी है? एल के। सबसे कम गति एल की। और पी तरंगे सभी माध्यम से प्रवेश करती हैं, द्रव, ठोस और गैस, और मतलब उनकी स्पीड ना बराबर होती है, बिल्कुल ना बराबर होती है, लेकिन तमाम प्रकार के माध्यम से एंटर वो करेगी, पास होगी, मतलब गैसीय कणों के बीच में क्या होगा? कंपन होगा। और एस जो तरंग है वो एक केवल और केवल किसमें आती है? ठोस में। और जो एल तरंग होती है वो धरातल के समांतर, सबसे कम स्पीड में। सबसे घातक तरंग कौन सी होती है? एल। एच.डी. लव नामक विद्वान ने इसकी व्याख्या करी, ठीक है ना जी? नहीं, वो धरातल में चलेगी, जो ठोस चट्टान है ना उसमें गति करेगी, तो द्रव आएगा तो समुद्र के नीचे गति करेगी। देखो इसमें आता है कि एल द्रव में गति करती नहीं करती है, तो एल द्रव में गति की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरफेस के ऊपर धरातल है। जैसे समुद्र आया तो समुद्र में भूकंप उत्पन्न होता है ना, तो क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जो धरातल है जैसे समुद्र है तो उसकी जो नीचे की जो तली है उसके ऊपर कंपन होगा, तली के ऊपर जब कंपन होगा तो उसकी वजह से भूकंप उत्पन्न होगा समुद्र में। और जब सागर के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? है ना? हाँ सुनामी सर। हाँ क्या बता दिया वो? हाँ हाँ, सबसे खतरनाक तो 5 से ऊपर के जो भूकंप आते हैं 5 रिक्टर से, वो सबसे खतरनाक की श्रेणी में आते हैं सारे। हाँ भाई मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, छोटी बात पूछ लेना, कोई छोटी बात पूछ लेना, है ना? देखो सुनो एक बार, अगली बात पर आ पाओ। एक होता है सुनामी, सुनामी देखो, एक होता है सू और एक होता है नामी। नामी, सू और नामी दो शब्द हैं, एक सू है और एक नामी। सू का मतलब होता है बंदरगाह, सू का मतलब बंदर, और नामी का मतलब सागरीय लहरें, सागरीय लहरें या लहरें आप कहते हो इसको, वेव्स कहते हो। तो सुनामी जो है ना, सुनामी, ये सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, ठीक है ना? सुनामी जापानी शब्द है, तो सुनामी का मतलब होता है बंदरगाही लहरें। और सुनामी की उत्पत्ति जो होती है, वो सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या है? उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सागरीय सतह पर उत्पन्न होने वाला भूकंप, सागरीय सतह पर उत्पन्न होने वाला भूकंप, उत्पन्न होने वाला भूकंप, सागरीय सतह पर उत्पन्न होने वाला भूकंप, सागर की सतह पर जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं? सुनामी, सुनामी कहते हैं। सुनामी पूर्व सूचना केंद्र भारत में स्थापित किया गया, और सुनामी पूर्व सूचना केंद्र जो है, सुनामी पूर्व सूचना केंद्र आपका कहाँ पर है? तो सुनामी पूर्व सूचना केंद्र कहाँ पर आता है? ये आता है हैदराबाद में। आप आता है
हैदराबाद, हैदराबाद 2007 में स्थापित किया गया। कब स्थापित? 2007। सुनामी पूर्व सूचना केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद, 2007 में स्थापित किया गया, क्योंकि सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004, तो आई थी ना, तो 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद इसको स्थापित किया गया। इंडोनेशिया में आई थी, इंडोनेशिया की 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के पश्चात स्थापित किया गया। सुनामी के पश्चात आपको मैंने जलवायु पढ़ा दिया ना, पढ़ाएं जलवायु। एक प्रश्न पूछ लूं, शीतकाल के दौरान बाढ़ आती है। ऑप्शन ए, अरे सुन लो यार, गुजरात, क्या तमिलनाडु, पक्का? आज सुबह पेपर में आया था, यूपी टीचर के पेपर में आए थे। आप देखो मैंने कहा ना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर्दियों में बाढ़ आती है, तुमने सीधा क्या बोला? तमिलनाडु। सही बात है, ऐसा ही है ना, तो यही तो बात मैं समझा रहा था। जब तुम ऐसे प्रश्न करोगे ना, केवल प्रश्न पढ़ोगे विकल्प नहीं पढ़ोगे, उत्तर आएगा, तो मजा आएगा कि हाँ भाई तैयारी हुई। तो ये ध्यान रखिए, सुबह आज ही पूछा था, है ना, आज ही सुबह आया था क्वेश्चन। मैंने बताया चेन्नई में बाढ़ आती है, मैंने तमिलनाडु नहीं बोला, क्या बोला? चेन्नई। लेकिन चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो उसमें शहर नहीं देके क्या दे दिया? राज्य दे दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक तो आप सुनो, आप ये तो ये हो गई। अब एक ज्वालामुखी पड़ता है इंडोनेशिया में, उसका नाम है क्राकाटोआ। कौन ज्वालामुखी है? क्राकाटोआ। क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पड़ता है, जो सुंडा क्षेत्र है वहां पर है। जैसे एक मानचित्र में दिखाऊंगा आपको, तो आप ऐसे समझो। ये प्रश्न मुझे क्यों याद आया बताऊं मैं आपको? ये मुझे इसलिए याद आया ये प्रश्न, क्योंकि इससे संबंधित था, है ना। ये यहाँ पे पड़ता है आपका सुमात्रा, ये जावा। यहाँ पे हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा। कौन सा है? सुंडा। ये सुंडा है, सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त। यहाँ पे पड़ता है क्राकाटोआ ज्वालामुखी। जब ये ज्वालामुखी फटा तो प्लेट ऊपर नीचे हो गई, है ना, बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है भूकंप आया। जब यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ तो सागर की सतह पर भूकंप आएगा, तो पानी ऐसे हिलेगा। आप एक बाल्टी लेकर, टब लेकर कैसे करके देख लेना, टब के नीचे मारना, जोर से ऊपर लहर उत्पन्न होंगे, पूरा पानी मूव करता है। तो ये जो तरंगे उत्पन्न हुई, इतनी मतलब भयानक तरंगे थी। देखो जब ये ज्वालामुखी फटा ना, तो इधर देखो ये एशिया प्रशांत महासागर, इधर कौन? अमेरिका। अमेरिका में बात सुनी थी। अब आप समझो एक बार, भारत तो बहुत नजदीक है, ये रहा, यहाँ से ज्वालामुखी फटा, अमेरिका में बात सुनी। 3 साल तक सूरज नहीं दिखा था आसमान में। कितने साल? 3 साल। हाँ 3 साल सूर्योदय नहीं हुआ था। हाँ दुनिया में नहीं, जहां ज्वालामुखी फटा उसके आसपास पूरा। अरे भयानक प्रभाव पड़ता है। ये हुआ था 1800 कुछ में हुआ था, मतलब हो गया 150-200 साल हो गया। अब देखो कितना भयानक रहा होगा, है ना। फिर यही ज्वालामुखी फटा, क्राकाटोआ है, बड़ा भयानक है, सुसुप्त ज्वालामुखी, कभी भी फट जाता है। तो यहाँ से ये लहरें उत्पन्न हो रही है, और ये सुनामी श्रीलंका को तबाह मत करेगी, इनको तबाह करेगी, तो आएगी लपेटे में सारे। और ये सुनामी यहाँ तक पहुंचेगी। तो बताओ 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में उत्पन्न सुनामी के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा होगा? तमिलनाडु। सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? तमिलनाडु। समझ में आई बात? नहीं, अंडमान निकोबार तो होगा ही होगा, वो तो होना ही होना है, उसका तो कोई बचाव है ही नहीं, ये तो बेचारा खुद ही मारा जाएगा यहाँ पर, है ना। हाँ तो फिर अंडमान निकोबार, ये तो फंसा के खड़ा कर रही है ना, तो कोई भी एक ऑप्शन आएगा, अंडमान निकोबार आएगा या तमिलनाडु। पीछे नहीं छुड़वा रहा हूँ, तो एग्जाम में भी समझदार है ना, वो एक चीज देगा, ये वो स्पष्ट करेगा कि राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। राज्य ध्यान रखना, देखो प्रभावित होने का मतलब ये होता है ना नुकसान। तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में क्या नुकसान होगा? थोड़ी से लोग रहते हैं, है कि नहीं। तो सबसे अधिक लोग कहाँ पे प्रभावित होंगे? तमिलनाडु। सबसे अधिक लोग मारे जाएंगे वहाँ पर, ना। सिर में इतना दर्द हो रहा है, इतना भयानक। अरे नहीं, यहाँ पर हो रहा है पूरा पूरा, और वोमिटिंग जैसा हो रहा है, ऐसे माइग्रेन होता है ना, माइग्रेन का सर ऐसा होता है, उल्टी जैसा। टाइम से मैं बताऊं आपको, सुनो सुनो सुनो, समय से सोया करो, समय से उठा करो। मैंने ना 3-3, 4-4 बजे तक जग के बहुत पढ़ाई करी है, टेंशन से भी होता है, लेकिन मैंने पढ़ाई भी मैंने बहुत करी है। 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 4 बजे तक मैं खूब पढ़ाऊं, खूब। और सबसे ज्यादा पढ़ाऊं पटना आने के बाद 2 साल के अंदर अंदर, मतलब अभी तो मैं कुछ पढ़ाई करता ही नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ाई होती है। तो नहीं, अब से 1.5 से 2 साल पहले बहुत पढ़ाई करी, मतलब बेहद, मतलब आप समझो जितना मैं मैक्सिमम पढ़ सकता हूं उतना पढ़ा मैं 2 साल के अंदर, 2021 और 23 2 वर्षों के दौरान। और उस समय जो रूटीन खराब हुआ, खाना टाइम पर नहीं मिला, पेट भर के नहीं मिला खाना, समझ रहे हो। इसलिए मतलब मैंने जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ लिया, उसका रिजल्ट धीरे धीरे दिखने लगा है उम्र के बढ़ने के साथ। इसलिए समय से खाना, प्रॉपर नींद, प्रॉपर आराम बहुत जरूरी है। आप सब भी ऐसे ध्यान रखना इन बातों का। जल्दी लाओ अगला देखो, नेक्स्ट अगला है ज्वालामुखी। अगला किस पर बात करें? ज्वालामुखी। आप देखो, हाँ जी, मैग्मा चैम्बर में, हाँ बिल्कुल करेगी मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर द्रव नहीं है, मैग्मा चैम्बर जो होता है ना वो द्रव नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा बता देंगे, हाँ सेमी लिक्विड है, तो वो मतलब वैसा नहीं है, ठीक है ना। वेस्टर्ली पॉवनी ट्रेड विंड क्या है? वेस्टर्ली पॉवनी ट्रेड विंड अलग अलग है। वेस्टर्ली है जो 30 से 60 जाए, और ट्रेड वो है जो 30 से 0 है। अक्षी झुकाव 66 को कृपया समझा दीजिए। आपके मन में कोई प्रश्न है ना, उनको रख लो। 15 तारीख को लास्ट क्लास है ज्योग्राफी, है ना। तो 15 तारीख को मेरे 14 तारीख को मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। 15 को लास्ट क्लास होगी। अभी इसको होने दो आप। वोल्केनो को आप समझो, ज्वालामुखी को समझो। आप ऐसा मन में महसूस मत करना, से बहुत थोड़ा बताया, ऐसे मत सोचना फिर तो मैं कह रहा हूँ कभी मन में धारणा से बस इतना ही बताया, बस हो गया। 1 घंटे में 2 टॉपिक कौन पढ़ाता है? मैं बिल्कुल आलस नहीं करता पढ़ाने का, लेकिन चूंकि कम समय में ही पढ़ाना है, इसको थोड़ा सा ही पढ़ाना है, क्योंकि बात यह है कि इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे पता है इस बात का, ठीक है ना। तो जितना पढ़ा रहा हूं कम से कम इतना जरूर तैयार कर लेना, इसको कम से कम छोड़ मत देना। देखो वोल्केनो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसके मुख से आग निकलती है, जिसके मुख से आग निकलती है, जिसके मुख से आग निकलती है। डायनासोर नहीं होता है, जिसके मुख से आग निकलती है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? ज्वाला। तो ज्वालामुखी जिसके मुख से क्या निकले? आग निकले, है ना। तो एक लिख रहा है सर मुर्गा कबाड़ के खाना अरे गधे। ज्वालामुखी जो होता है इसको पृथ्वी का सेफ्टी वाल क्या कहते हैं? पृथ्वी का सेफ्टी वाल, पृथ्वी का सेफ्टी वाल, पृथ्वी का सेफ्टी वाल, पृथ्वी का सेफ्टी वाल भी कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी का सेफ्टी वाल भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। एक ये हो गया। दूसरी बात पर चलते हैं, तो सेकंड अगर चलोगे आप, तो दूसरी बात पर चलोगे तो अब ये पिछले दिन से मैं कई दिन से परेशान हो रहा हूँ ना, तो कुछ उल्टे उल्टे विचार आ जाते हैं दिमाग में। हाँ सच में कुछ कोई और दिक्कत ना हो जाए, हैं। भजन भी सुनता हूँ मैं तो, है ना। ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी निसर्ग जो पदार्थ होते हैं,
जो ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ, इसकी बात करें तो ज्वालामुखी निःसृत पदार्थों में तीन चीजें निःसृत होती निकलती है। एक होता है सबसे पहले गैसें, क्या होती है गैस। दो नंबर पे होते हैं ठोस चट्टानी टुकड़े, क्या होते हैं ठोस चट्टानी टुकड़े। एक नंबर पे होती है गैसेज, दो नंबर पे होते हैं ठोस चट्टानी टुकड़े। तीसरे पे होता है द्रव पदार्थ, तरल पदार्थ कहते हैं इसको, इसको तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। तो गैसेज ठोस चट्टानी टुकड़े और ये क्या होता है तरल पदार्थ। गैस जो निकलती है उन गैसों में सबसे ज्यादा निकलने वाली जो गैस होती है उसका नाम है जलवाष्प। कौन गैस निकलती है? 60 से 90%। अच्छा एक चीज बताऊं, कुकर में एक वाल्व लगा होता है ढक्कन के ऊपर, होता है सेफ्टी वाल्व। तो अगर कुकर से मान लो सीटी नहीं बजेगी तो सेफ्टी वाल्व खुल जाएगा और अंदर जो जलवाष्प है वो क्या हो जाती है रिलीज, जैसे कुकर फटने से बच जाता है। ऐसे होता है ये मैकेनिज्म। ऐसे ही धरती के अंदर भी निरंतर जल का क्या होता है रिसाव। भाई पानी कितना है कि कितने % पानी है पृथ्वी के ऊपर, तो पानी का लगातार क्या होता है धरती के अंदर रिसाव होता है धीरे 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 धीरे, और पानी अंदर जाकर संचित हो जाता है। और पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं तो लगातार उनमें भी क्या होता है विस्फोट होता है कि नहीं। और पृथ्वी के अंदर चलते हैं तो तापमान भी बढ़ता है, तो लगातार नीचे जाओगे तापमान बढ़ेगा। जब वो जल रिस करके नीचे जाएगा तो वो पानी क्या होगा जलवाष्प बनेगा, गर्म होकर के जलवाष्प बनेगा तो उस पानी के आयतन में क्या होगा विस्तार होगा, पानी का आयतन बढ़ेगा। पानी का आयतन जब बढ़ेगा तो पानी वो क्या करेगा धरती को फाड़ देगा, तो धरती फट जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो फट जाते हैं, अंदर जो संचित ऊर्जा होती है वह संचित ऊर्जा बाहर की तरफ निकल जाती है। इससे पृथ्वी का बचाव होता है, पृथ्वी फटती नहीं है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं सेफ्टी वाल्व ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहते हैं किसको? ज्वालामुखी को कहते हैं पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व, जिसके मुख्य निकलती है निश्चित पदार्थ में कौन है? गैस, ठोस चट्टानी टुकड़े और तरल पदार्थ। गैसों में 60 से 90% कौन आती है? जलवाष्प मुख्य गैस है। तो CO2, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कई प्रकार की गैसें निकलती है। ठोस चट्टानी टुकड़ों में जैसे एक आता है ब्रेसिया, एक आता है कोरिया, एक आता है टफ, एक आता है आपका बम, है ना, एक आता है टफ। जो राख आती है राख, ज्वालामुखी राख होती है ना, वो ज्वालामुखी राख उसको क्या बोलते हैं? टफ। ज्वालामुखी जो राख होती है उसको बोलते हैं टफ। तो ज्वालामुखी राख हो गई है ना, और बम हो गया, ब्रेसिया हो गया, स्कोरिया हो गया, लैपिली हो गया, एक होता है लैपिली। ये कई ठोस प्रकार के चट्टानी टुकड़े होते हैं। ये त्रिकोणाकार चट्टानी टुकड़ा होता है, त्रिकोणाकार चट्टानी टुकड़ा, त्रिकोणाकार चट्टानी टुकड़ा। तो जो त्रिकोणाकार चट्टानी टुकड़ा होता है ना, इसे हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बम। क्या बोलते हैं इसको? बम। बड़ा खतरनाक होता है त्रिकोणाकार चट्टानी टुकड़ा। क्या होता है? बम होता है, बम होता है। ठीक है, तो ये है तरल पदार्थ होता है मैग्मा, तरल पदार्थ मैग्मा। देखो मैग्मा या लावा, देखो इसका जो तापमान होता है वो तापमान होता है 900 से और कितना डिग्री? 1200 डिग्री सेल्सियस, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। और जो ये तरल पदार्थ होता है ना, इसको धरातल के नीचे तो कहते हैं मैग्मा, धरातल के नीचे मैग्मा, धरातल के नीचे मैग्मा, धरातल के ऊपर, और धरातल के ऊपर क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। धरातल के ऊपर लावा बोलते हैं, धरातल के ऊपर लावा कहा जाता है, धरातल के ऊपर लावा कहा जाता है ना, लावा कहा जाता है। ठीक है, एक ही हो गया। हाँ, हाथ डालने पर जलता है। कितने एक्टिव होके बोलिए, इसमें हाथ डालेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलता है भाई, पता नहीं है ऐसा क्यों। हाँ, कहाँ देख लिया तुमने? अच्छा हाँ हाँ, वो उसको कह रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैरनदीप जाके डालना हाथ इसमें ना। नहीं चलता है यार, एक चीज सोच के देखो कितनी कॉमन सेंस की बात है। चट्टान पिघल गई, हाथ नहीं चलेगा, बावड़ा मतलब चट्टान पिघल गई, वो तो पिघल गई चट्टान, और ये 2.5 किलो का हाथ। एक मिनट से सुन ले एक बार, क्या कह रहे हैं? कौन मास्टर पढ़ा दिया? क्या पिघला? नहीं, हाथ नहीं चलता है, बस मान लिया, सही पढ़ाया होगा उसने। वो तो चट्टान है तो पिघल गई चट्टान तो ना, हाथ नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो ये इसमें, अरे हाँ, अरे लड़कों का हाथ ही पिघलता है उसमें। तो ये हो गया 3 पदार्थ निकले। फिर आप ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली इस प्रक्रिया देखो, आंतरिक भाग में क्या क्या बनता है। तो सुनो एक बार सुनो आप। बेटा ना, अच्छा सिलेबस नहीं करना है क्या पूरा? सिलेबस पूरा नहीं करना है, हैं? ज्वालामुखी के मुख पर जो कीप आकार आकृति बनती है ना, इसको कहते हैं क्या? क्रेटर। क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाता है? काल्डेरा। क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाता है? काल्डेरा। ज्वालामुखी के मुख पर बनने वाली कीप आकार आकृति क्या कहता है? क्रेटर। क्रेटर का बड़ा आकार क्या कहलाता है? काल्डेरा। क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाता है? काल्डेरा। तो क्रेटर काल्डेरा हो गया। फिर सुनो आप ये वाला देखो, इस पर ध्यान दो। ये जैसे मैग्मा है नीचे, इसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर, इसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर। अभी मैग्मा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ऊपर अपने आप को पुश करता है, इस प्रकार से जो है जमा हो जाता है। इसको कहते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं? बैथोलिथ, बैथोलिथ, बैथोलिथ कहते हैं इसको। इधर आप देखोगे इस तरफ, तो जैसे ज्वाला मैग्मा निकला इधर से, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे जमा हो गया कोई, इसको बोलते हैं लैकोलिथ। क्या कहते हैं इसको? लैकोलिथ। देखो बैथोलिथ गुंबद नुमा जमाव है, मैग्मा का गुंबद नुमा जमाव क्या है? बैथोलिथ। बैथोलिथ गुंबद नुमा जमाव है, और बैथोलिथ का आधार मैग्मा चैम्बर से जुड़ा रहता है, आधार मैग्मा चैम्बर से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। देखो बैथोलिथ का आधार मैग्मा चैम्बर से जुड़ा होता है। लैकोलिथ ये भी गुंबद नुमा जमाव है, कैसा है? गुंबद नुमा जमाव, गुंबद नुमा जमाव, लेकिन इसका आधार मैग्मा चैम्बर से नहीं जुड़ा।
जब मैग्मा का जमाव इस प्रकार से हो जाए ऐसा तस्तरीनुमा, तो ऐसा जमा हो जाए ना, तो इसको बोलते हैं लैपोलिथ। क्या बोलते हैं? लैपोलिथ। तस्तरीनुमा जमाव, तस्तरी किसको बोलते हैं? प्लेट को ना, तस्तरीनुमा जमाव, तस्तरीनुमा जमाव क्या कहते हैं? लैपोलिथ। ठीक है ना। जब ऐसा जमा हो जाए ऐसा, ऐसे ऐसे क्षैतिज, तो इसको क्षैतिज जमाव को बोलते हैं सिल। क्या बोलते हैं? सिल। और जब सिल का ही छोटा आकार हो तो सीट। क्या बोलते हैं? सीट, सीट बोलते हैं। जब मैग्मा का जमाव इस प्रकार से ऐसे हो जमाव ऐसे, तो इसको बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक, डाइक बोलते हैं डाइक। तो देखो क्षैतिज जमाव सिल और सीट, क्षैतिज जमाव सिल और सीट, ऐसा लंबवत जमाव डाइक, लंबवत जमाव। गुंबद जो आधार, गुंबद जिसका आधार नीचे जुड़ा हो बैकवलित, और जिसका आधार मैग्मा चैम्बर से नहीं जुड़ा हो लेकिन गुंबद आधार हो तो वो कौन सा है? लैपोलिथ। तस्तरीनुमा जमाव लैपोलिथ। समझ में आई बात? तो प्लेट लैप है, ऐसे याद कर लेना। हाँ ना ना ना, कहीं भी हो सकता है, वो लंबवत जमाव होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं है वो ज्वालामुखी से बनने वाली संरचनाएं होती है। एक होता है, एक होता है गेसर। क्या होता है? हैं? अरे हाँ, इसी में होता है फैकोलिथ। बहुत अच्छा किया तुम याद दिलवा दिया। अपनति अभिनति, ऐसा जब जमा हो जाए तो इसको बोलते हैं फैकोलिथ। क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। आपने तरंगनुमा, लहरनुमा, लहरनुमा जमाव, लहरनुमा जमाव, लहरनुमा जमाव, लहरनुमा जमाव होता है। तो कई दिनों से सिर दर्द ने ना पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, कंप्लीटली जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। सुनते हैं यार, किसी एक ही सुन लिया करो। नहीं, हाँ, सिर दर्द से मैं बहुत तंग हो गया हूँ भाई, वो सच में। चलो ये आया समझ सबको। तो बैकोलिथ गुंबदनुमा जमाव आधार किससे जुड़ा है? मैग्मा चैम्बर से जुड़ा है। तस्तरीनुमा जमाव लैपोलिथ, लंबवत जमाव डाइक, क्षैतिज जमाव सिल सीट, लहरनुमा जमाव फैकोलिथ, गुंबदाकार जमाव लैकोलिथ। ये सब आपके हो जाते हैं। ठीक है ना। तो बाकी पढ़ाएंगे आपको फिर कल, मंडे को पढ़ाएंगे ना।